हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइज़, हम लोग घटना चक्र की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास से। तो गाइज़, अगर आपको मेरे फिजिक्स के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास और उसमें है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं। आप सिलेबस वाली वीडियो देखिएगा कि भारतीय इतिहास में क्या क्या चैप्टर्स हैं, और पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दोस्तों, वो है हमारा पाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, एक ठीक है, तो हमारा है पाषाण काल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। तो इसमें लिखा है देखिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो यहीं पे आप समझिए क्या है। अब इसमें क्या लिखा है, लिखा है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि कोई भी लिखित साक्ष्य, जैसे हमारे पास हमें कुछ ऐसी बुक्स मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए पुराना, ठीक है, डॉक्यूमेंट कोई आपको मिल जाता है, तो वो इसने कहा कि अगर ऐसा कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, चाहे शिलालेख है, हमने आगे हम जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं मिलता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर आद प्रागैतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है, मतलब आपको लिखित साक्ष्य तो मिल रहा है, किंतु हम क्या है उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, किंतु उनके अपठित या दुर्बोध होने के कारण इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। पहला हमने देखा जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक में हमने क्या देखा कि आपके पास लिखित साक्ष्य ही नहीं है। दूसरा हमने देखा आद ऐतिहासिक काल, इसमें आपके पास साक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या है कि अभी वो पढ़े नहीं गए, मतलब अभी तक कोई उसे पढ़ नहीं पाया है। ठीक है, अब लिखा है जब से लिखित विवरण मिलते हैं। ठीक है, अब क्या मिला है? जब से लिखित विवरण मिलते हैं उसको हम बोलने लगे हैं ऐतिहासिक काल। तो लिखा है मतलब 3 हमने यहाँ देख लिया, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि जो पहला वाला है, ठीक है, तो प्रागैतिहास के अंतर्गत देखिए, जिसमें हमारे पास कुछ लिखित साक्ष्य नहीं है, वो आता है पाषाण कालीन सभ्यता आती है। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का अगर हम बात करें तो पाषाण कालीन सभ्यता की बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे आद इतिहास की, मतलब कि लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़े नहीं गए, तो वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और आपके वैदिक सभ्यता। ठीक है, जिसको हम पढ़ नहीं पाए। फिर लिखा है जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। कब से होता है? ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखा है सर्वप्रथम 1863 में। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो इसमें लिखा है सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण मतलब होता है पत्थर, पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है प्रारंभ हुआ। कब से स्टार्ट होता है? जब भारत गुलाम था। ठीक है, बात है 1863 की। ठीक है, यहाँ से जो होता है अनुसंधान स्टार्ट होता है। ठीक है, उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर संपूर्ण जो पाषाण युगीन संस्कृति है उसको हमने 3 चरणों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जो भी उपकरण थे उसके आधार पे हमने जो भी संस्कृति थी, पाषाण युगीन संस्कृति थी, उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया उपकरणों के आधार पर। ठीक है, तो कौन कौन से किस में किया है? देखिए, एक है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा है आपका नव पाषाण काल, मतलब पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया। देखिए, इसमें क्या लिखा है, पहले तो हमने 3 भागों में किया। कौन कौन सा हमने किया? एक पूरा पाषाण काल, ठीक है,
दूसरा आपका हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हो गया पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो पुरा पाषाण काल है ना, उसको भी इसने 3 भागों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। ठीक है, कौन कौन से हैं 3 भाग, देखिएगा इस एक ये पुरा पाषाण काल है, उसका पहला भाग है पूर्व पुरा पाषाण काल, उसका जो दूसरा भाग है वो है मध्य पुरा पाषाण काल, और उसका जो तीसरा है वो है आपका उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो हम पढ़ते हैं पहला पूर्व पुरा पाषाण काल, तो इसमें हमने कहा उपकरणों के आधार पे हमने बांटा है। तो जो पूर्व पुरा पाषाण काल था उसमें कौन से उपकरण यूज किए जाते थे, तो गाइस इसमें लिखा है कोड उपकरण। ठीक है, हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। ठीक है, दूसरा आता है मध्य पुरा पाषाण काल, उसमें हम यूज करते हैं फलक उपकरण। तीसरा आता है उच्च पुरा पाषाण काल, इसमें हम यूज करते हैं तक्षणी और खुरचनी उपकरण। ये तीन का बता दिया कि इन तीनों काल में क्या क्या आपने यूज किया है। अब लिखा है सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, कहाँ पे, पंजाब की सोहन नदी घाटी, और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान। तो वहाँ पे क्या हुआ, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। मतलब सबसे पहले पंजाब में सोहन नदी घाटी थी जो कि पाकिस्तान में है इस वक्त, वहाँ से कौन सी संस्कृति के उपकरण मिलते हैं, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के। ठीक है, अब इसमें लिखा है सर्वप्रथम जो मद्रास है, मद्रास के समीप बदम दुर्रे और अतिरम पक्कम में हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसने लिखा है, एक तो इसने लिख दिया सर्वप्रथम पंजाब में सोहन नदी घाटी, दूसरा है सर्वप्रथम क्या है, मद्रास के समीप बदम दुर्रे और अतिरम पक्कम से कौन सी संस्कृति के मिले, हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब लिखा है इस संस्कृति के अन्य उपकरण कौन से हैं, क्लीवर है, स्क्रैपर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है रॉबर्ट ब्रुश फुट, तो इसमें लिखा है रॉबर्ट ब्रुश फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, कौन है, रॉबर्ट ब्रुश फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, और क्या है ये, पुरातात्विक थे। ठीक है, अब 1863 में रॉबर्ट ब्रुश फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, मद्रास के समीप पल्लवरम में क्या प्राप्त किया इन्होंने, पहला हैंडेक्स। ठीक है, अब उनके एक मित्र थे किंग, उनका नाम था किंग, उन्होंने क्या किया, अतिरम पक्कम के पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। ठीक है, यानी कि 2 बंदों की बात हो गई यहाँ पे, एक इनकी हो गई रॉबर्ट ब्रुशफुट, ये मद्रास के पास पल्लवरम में, और दूसरे जो हैं वो हैं किंग, उन्होंने कहाँ पे, अतिरम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। ठीक है, जो पहले वाले थे उन्होंने हैंडेक्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एक जो है कैम्ब्रिज अभियान दल ने क्या किया, सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। डी टेरा ने कैम्ब्रिज अभियान दल के साथ। ठीक है, कहाँ पे, सोहन घाटी में। अब है लिखा है कि बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। ठीक है, अब बेलन घाटी हो गया एक। ठीक है, फिर है पूर्व पुरा पाषाण काल से संबंधित 44 पुरा स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने, 44। ओके, आगे बढ़ते हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित रखी गई है। कहाँ से मिली है, बेलन के लोहदा नाला से। ठीक है, क्या मिली है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है फलकों की अधिकता के कारण। अब हमने देखिए यहाँ पे हमने 2 देखा था, एक हमने देखा था पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं अभी, तो पूर्व पुरा पाषाण काल हम देख चुके हैं। ठीक है, मतलब पाषाण काल का ही एक पार्ट है पूर्व पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल का ही जो पूरा पाषाण काल का सेकंड भाग है। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, फलक उपकरण। ठीक है, फलक उपकरण सेकंड वाले में लिखा है फलक। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे उच्च पुरा पाषाण। ठीक है, आइए देखते हैं अब सेकंड वाला अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है फलक, ये फलकों की अधिकता के कारण जो मध्य पुरा पाषाण काल है उसको हमने क्या बोल दिया, फलक संस्कृति बोल दिया। ठीक है, इस उपकरण
इस इन उपकरणों का जो निर्माण है क्वार्टजाइट के पत्थरों से किया गया है। अब इसने कहा पूरा पाषाणकालीन जो मानव है उसका जीवन क्या था, पूर्णतः मतलब इसने कहा जो पूरा पाषाण काल है उस टाइम जो मानव थे उनका जीवन कैसा था, प्राकृतिक था। ठीक है, वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन क्या था, मांस, कंदमूल, एक फल होता है कंदमूल, तो मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे। और अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे जो मांस है ना वो कच्चा खाते थे। मतलब यहाँ पे अग्नि के बारे में जानकारी इनको नहीं थी। ठीक है, प्राकृतिक था, शिकार करते थे, मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, अग्नि के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए जो मांस था ना वो कच्चा खाते थे। ठीक है, इस युग के मानव के शरीर एवं जो इस युग के मानव जो थे शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। मतलब वो क्या करते थे, जो भी भोजन होता था उनको उसको स्टोर करके रखते थे। ठीक है, तो इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इनको क्या नहीं पता, एक आग के बारे में नहीं पता, पशुपालन के बारे में नहीं पता, कृषि के बारे में नहीं पता। ठीक है, मतलब ये शिकार करते थे और अपना भोजन स्टोर करते थे और खाते रहते थे। और एक फल होता था कंदमूल, उसको खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी कब मिलती है आपको, 1867 में। ठीक है, मध्य पाषाण काल देखिए, यहाँ देखिए क्या है, तीन भाग थे, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल हम कर चुके हैं, इसके 3 पार्ट्स थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। आइए अब समझेंगे हम लोग। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब मिली है आपको, 1867 में। ठीक है, और जो हमारा इससे पहले हमने जो देखा था, एक बार देख लेते हैं कि हाँ, तो जब हम पूरा पाषाण काल की हम बात करते, देखिए 1863 की बात हो रही थी। अभी जो हमने पहले वाला पढ़ा है वो 1863, और अभी वाला जो हम पढ़ेंगे सेकंड यानी कि मध्य पाषाण काल, उसकी हम बात करेंगे 1867। पिछला वाला 1863 से स्टार्ट हुआ था खोज, और यहाँ हो गई हमारी जो खोज स्टार्ट है वो हमारी 1867 से हो गई थी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। तो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब CL कार्लाई के विंध्य क्षेत्र से, गाइस विंध्य आपको पता है, विंध्य क्षेत्र का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण, देखिए मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें जो पाषाण उपकरण यानी कि जो पत्थर के उपकरण थे, यानी कि सपोज जैसे कुल्हाड़ी होती है या जो भी होता है जिससे भी वो लोग सपोज कि मांस काटते थे या शिकार करते थे या कुछ भी। ठीक है, वो क्या होते थे, उनका जो साइज होता था उसको वो छोटा होता था। ठीक है, पूरा पाषाण से छोटा होता था मध्य पाषाण काल में, इसलिए क्या लिखा है, लघु पाषाण उपकरण। ठीक है, ठीक है, तो CL कार्लाई ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण, इसको बोलते हैं माइकोलिथ। ठीक है, खोज निकाले, मतलब जो उन्होंने उपकरण खोज निकाले वो छोटे आकार के थे। फिर लिखा है मध्य पाषाण काल की विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार थे, मतलब पत्थर के छोटे औजार। देखिए पाषाण काल है तो पाषाण में हमेशा पत्थर आएगा। अब लिखा है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुआ है। यानी कि जो मानव अस्थि पंजर है वो आपको सबसे पहले जो अभी प्राप्त हुआ है, मतलब जो खोज हुई है उसके बाद जो प्राप्त हुआ है वो आपका कब हुआ है, मध्य पाषाण काल से हुआ है, ना कि पूरा पाषाण। लिखा है गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, अब गाइस आप इसके नोट्स बनाइए और एक एक करके लिखिए, तब आपको याद हो पाएगा, नहीं तो ये बहुत हौच पौच हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुजरात स्थित कौन सी जगह है, लंगनाज से महत्वपूर्ण, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। ठीक है, यहाँ से क्या है, लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त, मतलब छोटे पाषाण उपकरण मिले हैं, और उसके अतिरिक्त क्या मिला है, पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टी के बर्तन। ठीक है, यानी कि यहाँ 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, लघु पाषाण उपकरण, दूसरा पशुओं की हड्डी, तीसरा कब्रिस्तान, और चौथा लिखा है कुछ मिट्टी के बर्तन। ठीक है, फिर लिखा है यहाँ 14 मानव कंकाल भी मिले। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा गया कि कहाँ मिले हैं 14 मानव कंकाल, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ मिले। तो यही मिले हैं लंगनाज में। तो यहाँ 14 मानव कंकाल भी मिले, मानव के अस्थि पंजर भी हमने यहीं पे देखा,
कि मध्य पाषाण काल में मिले हैं। अब लिखा है मध्य पाषाण कालीन मेहदहा, ये एक जगह है जो कि अभी जो हम देखें तो ये क्या है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से क्या है, हड्डी और सींग निर्मित उपकरण, यानी कि हड्डी के उपकरण और सींग जो होते हैं जानवरों के सींग होते हैं ना, उनके उपकरण मिले हैं। अब लिखा है जी.आर. शर्मा ने मेहदहा, देखिए एक आ गया ना मेहदहा, तो जी.आर. शर्मा ने मेहदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। ठीक है, उन्होंने किन 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है? एक उन्होंने लिखा है झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, 3 क्षेत्रों के बारे में बताया, किसने बताया? आपका जी.आर. शर्मा ने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से 3? झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र, तो बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित क्या है, उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ठीक है, बूचड़ खाना से। ठीक है, तो क्या हड्डी और सींग निर्मित उपकरण और आभूषण दोनों हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखी है? पुरातत्व विमर्श ने मेहदहा, सराय नाहराय और दमदमा तीनों ही स्थल से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए हैं। ठीक है, मेहदहा, सराय नाहराय और तीसरा है दमदमा। ठीक है, क्या मिला है यहाँ से? हड्डी के उपकरण और क्या मिले हैं? आभूषण। ठीक है, तो हमने अभी तक कौन सा देखा? हमने अभी तक एक देखा हमारा जो था मेहदहा। गाइस बिना नोट्स के आप याद नहीं कर पाएंगे। सेकंड आपका है दमदमा। देखिए यहाँ पे 3 नाम थे, एक मेहदहा, सराय नाहराय और एक है आपका दमदमा। ठीक है, ये वाला हमने देख लिया मेहदहा। अब हम पढ़ रहे हैं दमदमा। ठीक है, दमदमा के लिए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव जो है शवाधान ज्ञात हुए हैं। कहाँ से? दमदमा से। क्या? 41 मानव शवाधान। ठीक है, इन शवाधानों में से 5 शवाधान तो ऐसे हैं जिसमें मतलब कि शव ऐसे मिले ना एक साथ गड़े हुए। ठीक है, तो 41 मिले हैं ऐसे। तो 41 में से 5 ऐसे हैं जो युग्म शवाधान, इसका मतलब हो गया कि एक ही कब्र में 2 बंदे एक साथ। ठीक है, 2 लोगों का शव एक साथ मिला है। और एक ऐसा शवाधान है जिसमें 3 मानव, जिसमें क्या मिले? 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है। ये है, बात कर रहे हैं हम दमदमा की। ठीक है, दमदमा की बात कर रहे हैं। इसने का 41 मिले हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं जिसमें 2 कंकाल मानव कंकाल हैं और एक ऐसा है जिसमें 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। ठीक है, और शेष जितने भी हैं 5 और 1 को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी हैं उसमें एक एक कंकाल मिले हैं, मतलब एक बॉडी को ही डाला गया होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, देखिएगा हमने 3 देखे थे ऊपर भी। ठीक है, कौन कौन से हमने देखे थे? मेहदहा और अब दमदमा, 2 तो हमने पढ़ लिए। फिर है सराय नाहर राय। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सराय नाहर राय, ठीक है, ये रहा आपका। तो यहाँ से समाधि मिली है। ठीक है, जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। अभी हमने दमदमा में देखा था कि 5 ऐसे थे जिसमें 2 और एक ऐसा था जिसमें 3 थे। ठीक है, अब सराय नाहर राय में क्या है? एक ऐसा मिला है जिसमें 4 कंकाल मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। यहाँ की जो कब्रें हैं, यानी कि जो समाधियाँ हैं, आवास क्षेत्र के अंदर स्थित है। यानी कि जो घर होते थे ना, घर के ही बीच में अंदर ही जो है आपको क्या मिलेंगी? कब्रें मिलेंगी। तो कब्रें क्या है? छिछली हैं, अंडाकार होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए, मेहदहा, दमदमा और सराय नाहर राय। ओके, अब लिखा है कि विंध्य क्षेत्र के लेखिया। विंध्य क्षेत्र आपको पता होगा, अगर नहीं पता आप ज्योग्राफी में आप मैप देखिए, इंडिया का मैप देखिए, उसमें आपको पता चलेगा विंध्य क्षेत्र कौन सा है। एक्चुअली क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है मैं ऐसे ही बता, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको विंध्य क्षेत्र मिलेगा। मध्य प्रदेश में अधिकतर इसका पार्ट जो है मध्य प्रदेश में है। तो वही है जो इसमें विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1, ठीक है, में मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए। यानी कि यहाँ पे भी मानव कंकाल की ही बात हो रही है। कौन सी जगह है? लेखिया। कितने मानव कंकाल? मतलब जो लघु पाषाण उपकरण तो मिले हैं, उसके साथ क्या मिला है? 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है, मतलब आप सुरक्षित हैं वो कंकाल, लेकिन जो बाकी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अधिकांश जो है छत विच्छत मतलब ख़त्म से हो गए हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते लिखा है
अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार, कौन से विश्वविद्यालय से? ओरेगन विश्वविद्यालय से। कौन? जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 जो है मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, मतलब ऊपर लिखा है कि 17 मिले हैं। ठीक है, 17 मानव कंकाल हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला था, जो लुकास हैं उन्होंने क्या बोला था, 27 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के मत में मतलब थोड़ा सा डेटा में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो जैसा कहा गया है वैसा इसमें लिखा है। अब लिखा है कि जो पशुपालन का प्रारंभ कब से होता है? मध्य पाषाण काल से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा जाएगा, जैसे ये पूछा जाता है कि कृषि का कब से, स्थायी जीवन का कब से हुआ है, पशुपालन का कब से हुआ है, सबसे पहले कौन सी फसल मिली, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब इसने यही यहाँ पे पूछा है कि जो पशुपालन है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है, तो उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? मध्य पाषाण काल से होता है। सबसे पहले हमने देखा था पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देखिए पशुपालन का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं भारत कहाँ से मिले? अब मध्य पाषाण काल से हुआ है, ठीक है, ये पता है, लेकिन जो साक्ष्य है यानी कि सबसे पहले आपको उसकी, जब हम खोज कर रहे थे तो सबसे पहले जो है उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो वो मिले हैं हमें आदमगढ़, होशंगाबाद, एमपी से। कहाँ से मिले? एमपी में होशंगाबाद पहले, अब इसे होशंगाबाद बोला जाता है, एमपी वही है आदमगढ़, तो यहाँ पे मिले आदमगढ़ से। दूसरा बागौर कौन सी जगह है? जो भीलवाड़ा है राजस्थान का, वो, यानी कि दो जगह बोल दी इसने, एक एमपी की एक राजस्थान की। एमपी में है आदमगढ़ की बात करी और बागौर की बात करी इसने राजस्थान से। फिर लिखा है मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करते थे, तो ये तो पुरा पाषाण काल वाले भी करते थे। मछली पकड़कर खाते थे, ठीक है, और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करते थे, ये पुरा पाषाण काल वाले भी करते थे, मतलब इनसे पहले वाले भी करते थे। ठीक है, अब इसने लिखा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या? देखिए, शैल चित्रकला का, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का क्या है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या? भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, रायसेन में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका की गुफा। ओके, तो किस चीज़ के लिए? शैल चित्रकला। शैल क्या होता है गाइस? शैल मतलब होता है पत्थर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत में यहीं से चित्रकारी के से युक्त सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं से मिले हैं आपको। कहाँ से मिले हैं? शिलाश्रय जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, भीमबेटका की गुफा से मिले। कितने? 500 शिलाश्रय। ठीक है, यूनेस्को ने क्या किया है? जो यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को क्या किया है? विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया है यूनेस्को ने जो भीमबेटका शैल चित्रों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है सर्वप्रथम खादानों का उत्पादन नवपाषाण। अब देखिए, चलिए फिर से हम लोग पीछे ही जाते हैं, थोड़ा इजी रहता है समझना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो हमने उपकरणों के आधार पर 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और लास्ट वाला है नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में अपने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पड़ी? वहाँ के जो पाषाण उपकरण है वो छोटे होते थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा? बहुत इंपॉर्टेंट वो ये था, और हमने इसमें थोड़े से मानव कंकाल के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने क्या पढ़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पशुपालन के। कहाँ मिलते हैं आपको? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है वो है आपका नव पाषाण काल। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा है सर्वप्रथम खादानों का उत्पादन कब होता है? आपका नव पाषाण काल में होता है। यानी कि अब जो यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं कि कृषि स्टार्ट हो रही है। पशुपालन हमने मध्य पाषाण काल में देख लिया था, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे खादानों का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो इसी जैसे आज कृषि होती है, चावल उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, तो ये अब सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? तो वो स्टार्ट हुआ था नव पाषाण काल में। चलिए, तो इसमें लिखा है कि इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ होती है। किसकी? गेहूं की। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, इनने बोला कि जो सबसे पहले क्या किसके साक्ष्य मिले आपको? नहीं, कौन सी कृषि प्रारंभ हुई? वो हुई गेहूं की। और अगर बात करें साक्ष्यों की, कृषि के साक्ष्यों
साक्ष्य की बात करें तो क्या है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है 9000 BC से 8000 BC के मध्य क्या मिला है, चावल के साक्ष्य मिले हैं। 9000 से 8000 BC, देखिए BC में तो ऐसे ही चलता है 9000, 8000, 7000, 6, 5, 4, 3, 2, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, फिर ऐसे करके हम 2000 तक आ गए। ठीक है, तो यही है 9000 से 8000 BC में क्या मिला है, सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य मिला है। किसका, चावल का। ठीक है, अब लिखा है उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है, मेहरगढ़। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि देखिएगा, इस खोज की जा रही हैं, तब से अब तक की जा रही हैं, लेकिन जो हम अभी से पहले की बात करें तो हमें जो सबसे पहला साक्ष्य मिला था वो चावल का मिला था। ठीक है, 9000 8000 BC में, 9000 से 8000 BC के मध्य में मिला था चावल का साक्ष्य। लेकिन अब जो नवीनतम खोज हुई है, मतलब आप समझिए कुछ आजकल में हुई हो, मतलब आजकल नहीं, मतलब अभी फ़िलहाल में हुई होगी, तो इसने कहा जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपको मिला है कहाँ से, मेहरगढ़ से। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, लिखा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। गाइस ये हो सकता है आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान कौन सा पार्ट है, बिल्कुल ही आप साउथ वेस्ट की तरफ जब आप जाते हैं ना, तो वो पूरा जो एरिया है वो बलूचिस्तान का है। तो वहाँ से मिला है 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। किसके, 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले। जबकि प्राचीनतम जो चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो है कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा क्या है, इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी जगह, देखिए गेहूं के आपको कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं। ठीक है, गेहूं का कहाँ मिला है, 7000 BC में मिला है, मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, फिर दूसरी इसने बात करी चावल के साक्ष्य की, तो चावल का जो साक्ष्य का स्थल है वो है कोल्डी हवा, और ये कहाँ है, इलाहाबाद जिले में। कौन सी, बेलन नदी के तट पर मिले हैं, या बेलन नदी घाटी कह सकते हैं आप। और ये मिला है आपको 6500 BC के चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। मतलब क्या मिला, चावल की भूसी मिली थी 6500 BC में। ठीक है, अब लिखा है कि चीन यांगची नदी, कौन सी, यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 BC में चावल उगाया गया। ठीक है, 7000 BC। अभी हमने जो इससे पहले वाला पढ़ा वो कब का पढ़ा, हमने पढ़ा 6500 BC। ठीक है, कहाँ पे, बेलन नदी, इलाहाबाद, कोल्डी हवा। ठीक है, और चीन की यांगसी नदी घाटी, यहाँ पे क्या है, 7000 BC में चावल उगाया गया है। अब मक्का का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, 6000 BC में मिलता है। कहाँ मिलता है, मैक्सिको में। ठीक है, यानी मैक्सिको में सबसे पहले मक्का के साक्ष्य मिलते हैं। कब मिलते हैं, 6000 BC। फिर लिखा है बाजरा कहाँ मिला है सबसे पहले, या साक्ष्य उसका मिला है 5500 BC में। कहाँ पे, चाइना में। ठीक है, BC मतलब ईसा पूर्व एक ही बात है। तो इसमें लिखा है सोरघम 5000 BC में मिला। कहाँ में मिला, पूर्वी अफ्रीका में मिला। फिर हम राई की बात करें तो 5000 BC में दक्षिण पूर्वी एशिया में मिला। फिर अगर हम जई की बात करें तो 2300 BC में कहाँ पे मिलता है, यूरोप में मिलता है। ठीक है गाइस, तो चीन की यांगसी नदी घाटी पे चावल का साक्ष्य मिलता है, ये चावल उगाया गया। मक्का आपको मैक्सिको में मिलता है, बाजरा आपको चाइना में मिला, सोरघम आपको मिला है पूर्वी अफ्रीका में मिला है, राई आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में मिली है, और जई जो है आपको यूरोप में मिलती है। फिर लिखा है मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर, मतलब मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है या ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आपको कौन कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले, पाषाण से लेकर हड़प्पा तक के साक्ष्य मिले। ठीक है, पाषाण में सारे, और उसके बाद हड़प्पा के साक्ष्य मिले, के अवशेष मिले। ठीक है, फिर लिखा है मानव कंकाल, एक मानव के संग कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिले, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, यानी कि हो सकता है कि वो जो मानव है वो मालिक हो उसी कुत्ते का, और दोनों को साथ साथ गाड़ लिया हो। ठीक है, तो मानव के संग कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से, और ये कहाँ पे है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद लिखा है गर्त आवास के साक्ष्य
भी यहीं से मिले हैं, यानी कि कहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम से। तो बुर्जहोम से दो बात लिख दी इन्होंने, एक तो मानव कंकाल के संग कुत्ते का कंकाल एक, और दूसरा इसने कहा कि गर्त आवास के साक्ष्य भी आपको बुर्जहोम से मिले हैं। तो ये जो बुर्जहोम है, इस पूरा स्थल की जो खोज है वो 1935 में किसने करी थी, डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। खोज किसने करी है, 1935 में पीटरसन और डी टेरा ने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है गुफा कराल। गुफा कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन जो है स्थल है, और गुफा कराल का अर्थ क्या होता है, कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। यहाँ से लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे, ठीक है। गुफा कराल में आपको बस इतना याद रखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। एक तो ये कश्मीर में है, दूसरा इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। फिर हम बात करेंगे चिरांद की। चिरांद, तो चिरांद में क्या है, बिहार में क्या है, सारण जिला। तो ये कहाँ है, चिरांद जो है आपका बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो यहाँ से क्या है, नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम अभी नवपाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बुर्जहोम अभी हमने ऊपर देखा था, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो दो चीज मिली थी यहाँ पे, एक मानव कंकाल के संग कुत्ते का कंकाल, दूसरा गर्त होम क्या बोलते हैं, गर्थ आवास, ठीक है। होम मतलब आवास। तो इसमें लिखा है बुर्जहोम जम्मू कश्मीर के पश्चात चिरांद, यानी कि ये वाला जो सेकंड वाला पड़ा, में सर्वाधिक मात्रा में जो है नवपाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें नवपाषाण काल में, सबसे ज़्यादा उपकरण जो कहाँ मिले हैं, बुर्जहोम में मिले, और सेकंड नंबर पे है चिरांद। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से प्राप्त उपकरण जो है हीरन, अभी हमने कहा था पिछले मध्य पाषाण काल में कि जो है उपकरण मिले हड्डी के और किसके, सींग के। तो वही लिखा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मिले हैं उपकरण किसके, हड्डी के और क्या, हिरण की सींग के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई। दक्षिण भारत में जो मृतक को दफनाते थे वो किसमें, वृहत पाषाण स्मारक के नीचे दफनाया जाता था। मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर होता होगा, तो उसके नीचे ऐसा करके दफना दिया जाता होगा मृतकों को, ठीक है। नवपाषाण काली, ये दक्षिण भारत में, ठीक है। अब लिखा है नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले कर्नाटका में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से मिले। मतलब इसने कहा राख के टीले कहाँ मिले, तो राख के टीले मिले हैं संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है, वेल्लारी, और किसके पास है, ये मैसूर, और ये कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। क्या मिला है, राख का टीला, ठीक है। अब लिखा है पिकलीहल में भी राख के टीले मिले। मतलब दो जगह राख के टीले मिले हैं, एक मिला है संगनकल्लू, दूसरा मिला है पिकलीहल। तो ये राख के टीले, तो इसमें लिखा है कि जो राख के टीले हैं नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। मतलब जो पशुपालक होते थे, तो उनके जो शिविर होते थे ना, जब वो जल जाते थे तो वो उसी का एक राख का जो है टीला बन जाता था, ठीक है। तो वही उनके जले अवशेष हैं। तो आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है, नवपाषाण काल की, राइट। तो मध्य पाषाण काल में इंपॉर्टेंट क्या था गाइस, हमने देखा था मध्य पाषाण काल में इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग जो हो जाती है या साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के, ठीक है। अब नवपाषाण काल में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्या है, एक तो आग हो गई, ठीक है, और इससे पहले हमने देखा था कि कृषि भी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि दो चीज़ हो गई, आग और कृषि, मध्य पाषाण काल में पशुपालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं में सबसे पहले क्या यूज़ किया गया, तांबा, यानी कि कॉपर। तो इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ साथ को क्या करा, नवपाषाण काल में, ठीक है। तो तांबा भी यूज़ किया, पत्थर भी यूज़ किया, दोनों ही किए, ठीक है। तो इस कारण इसे पाषाणिक संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी गाइस, ये नवपाषाण काल की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ क्या है, इसमें का धातु में सबसे पहले तांबा यूज़ किया गया। जब तांबा यूज़ करे तो तांबे के उपकरण भी यूज़ करते, पत्थर के भी करते, यानी दोनों कर रहे थे। तो इसे बोल दिया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ताम्र पाषाणिक। ताम्र का मतलब तांबा, पाषाण मतलब हो गया पत्थर, यानी कि दोनों के उपकरण यूज़ कर रहे थे, और इसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक कल्चर बोलते हैं। ताम्र पाषाण काल
पाषाणिक का अर्थ है क्या है? पत्थर तांबे के प्रयोग की अवस्था, मतलब आप पत्थर के भी और तांबे के भी दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो भारत में ताम्र पाषाण युग की जो बस्तियां हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान गए, अभी बताया कहाँ कहाँ है। तो एक तो हो गया आपका जो राजस्थान है, यानी कि राजस्थान रहता है तो इसका ये दक्षिण पूर्वी पार्ट राजस्थान का। पश्चिमी मध्य प्रदेश, उसके इधर आपका मध्य प्रदेश है तो इसने कहा पश्चिमी मध्य प्रदेश। फिर लिखा है पश्चिमी महाराष्ट्र, सपोज इसके नीचे महाराष्ट्र है तो पश्चिमी महाराष्ट्र। और दक्षिण पूर्वी भारत, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत कौन सा हो गया गाइस? ये हो गया पूरब, ये हो गया साउथ, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भारत। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है? राजस्थान की। कौन कौन से हैं वो पुरा स्थल? एक हो गया अहाड़ और दूसरा हो गया गिलुंद, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अभी हम राजस्थान की बात करते हैं। अहाड़ गिलुंद ये पुरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे हम बोलते हैं बनास संस्कृति, ठीक है। हम ताम्र पाषाणकालीन युग की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देख लिया कहाँ की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सबसे पहले बात करें हम राजस्थान की, और राजस्थान में भी इसने 2 जगह का नाम बता दिया, एक अहाड़ एक गुलंद। कौन सी घाटी? बनास घाटी में, इसलिए इसका जो नाम रख दिया गया वो रख दिया गया बनास संस्कृति। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अहाड़ और गिलुंद दोनों राजस्थान वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्बवती या तांबा वाली जगह, ठीक है। किसका नाम था? राजस्थान में जो है जगह हमने अभी पढ़ी अहाड़, ठीक है। यहाँ के जो मकान है वो पत्थर की 4 दीवारी से घिरे, जैसे आज हम कहते हैं ना बाउंड्री, तो वही। फिर है अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, मतलब मिट्टी की इमारत बनी है, और कहीं कहीं पर पक्की ईंट की भी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पक्की ईंट कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। तो इसने कहा जो अहाड़ है वहाँ पे जो 4 दीवारी है उसके बीच में मकान है, ठीक है। और अहाड़ के पास ही है आपका गिलुंद, और गिलुंद में क्या है? मिट्टी की इमारतें बनी है, मतलब जो घर बने हैं वो मिट्टी के बने, और कहीं कहीं इसने कहा भैया पक्की ईंट के भी बने। तो गिलुंद में क्या है? तांबे के टुकड़े मिलते हैं, ठीक है। अहाड़ संस्कृति अन्य जो पाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, ठीक है। जो भी ताम पाषाणिक संस्कृति है उसमें जो है अहाड़ वाली जो संस्कृति है वो बाकी से भिन्न है। तो अहाड़ संस्कृति क्यों भिन्न है? क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों पर लाल और काले लेप के क्या होते थे? मृद भांड बने होते थे, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर जो है सफ़ेद रंग की चित्रकारी थी। मतलब इसने क्या बोला? इसने कहा एक है अहाड़, एक जगह है अहाड़ जो कहाँ है? राजस्थान में है। और ये बाकी जो आपकी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में जितने भी संस्कृति है उससे अलग क्यों है? इसने कहा एक होते थे ना मृद भांड होते हैं, ठीक है, मिट्टी के बने हुए सुराही उराही टाइप मृद भांड होते हैं। तो जो मृद भांड जो होते हैं बाकी जो संस्कृतियाँ थी, मतलब बाकी जो ताम्र पाषाण काल में जो संस्कृतियाँ हैं तो उसमें जो मृदभांड होते थे ना उनके ऊपर जो कलर होता था वो होता था रेड और ब्लैक, ठीक है। लेकिन जो आहार होती थी उसमें क्या होता था? आहार संस्कृति में क्या होता था कि उस पर जो है चित्रकारी हुई होती है, किसकी? सफ़ेद रंग की। ये अलग था, बस मृदभांड में ये अलग था। जो आहार, सॉरी गाइस, क्या है? आहार में जो है चित्रकारी होती है किस पे? सफ़ेद रंग की, ठीक है, ये अलग था। अब लिखा है पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन से आते हैं स्थल? मध्य प्रदेश में देखिए राजस्थान हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश। तो उसमें आता है मालवा, कायथा, एरण, नवदा, टोली, ठीक है, ये आते हैं। फिर इसमें लिखा है, अब एक एक करके पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले लिखा है इसमें नवदा टोली। तो नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम पाषाणिक पुरा स्थल है जो कहाँ है? इंदौर के निकट है। ये याद रखिएगा, इंदौर के निकट है नवदा टोली। इसका उत्खनन किसने किया? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किया संकालिया, ठीक है, यानी कि HD संकालिया ने इसका उत्खनन किया है, ठीक है। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर वृत्ताकार घर मिले हैं, ठीक है। मतलब नवदा टोली में हमने क्या क्या देख लिया? तो नवदा टोली में हमने एक तो ये देख लिया ये कहाँ है? इंदौर के पास है, ठीक है। दूसरा इसका उत्खनन किसने किया है? HD संकालिया ने किया है। और जो घर मिले हैं वो मिट्टी, बांस, फूस, ये सब, इन सब के चौकोर या फिर वृत्ताकार क्या मिले हैं? घर मिले हैं। और मूल जो मृदभांड है वो क्या है? काले रंग के,
सॉरी लाल लाल और काले रंग के हैं और जिन पर ज्यामिति जो है आरेख उत्कीर्ण है, मतलब ज्यामितीय आरेख उसमें बनाए गए हैं। मतलब जो कलर है मृदभांड का वो रेड और ब्लैक है और उसके पर ड्राइंग जो हुई हुई है वो ज्यामितीय आरेख बनाए गए हैं। हमने बात कर ली है नब्दा टोली की, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हमने कर लिया, नब्दा टोली। अब हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो है कायथा, मध्य प्रदेश की ही बात हो रही है। तो कायथा जो हड़प्पा संस्कृति के की कनिष्ठ समकालीन है, मतलब ये किसके साथ थी, मतलब एक जगह हड़प्पा चल रही है, एक जगह कायथा चल रही है, मतलब दोनों, ठीक है। जैसे एक जगह मराठा है, एक जगह आपके भोजपुरी पूर्विया ऐसे करके हैं, दोनों मतलब एक साथ हैं, दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक ही समय समकालीन है, ठीक है। तो इसने कहा कौन सी दो संस्कृति, कायथा है और क्या है आपकी हड़प्पा के समकालीन है। तो इसके मृदभांड के कुछ जो है प्राक हड़प्पाई लक्षण है, सॉरी कैसे लक्षण है इसके मृदभांड में, जैसे कि प्राक हड़प्पा में थी, ठीक है। पर साथ ही इस पर जो हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। एक प्राक हड़प्पा हो गया, फिर हड़प्पा हो गया, ठीक है। तो प्राक हड़प्पा के भी लक्षण दिखते हैं और हड़प्पा के भी जो है लक्षण इसमें इसके मृदभांडों में दिखते हैं। तो इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां जो है मालवा क्षेत्र में हैं। और मालवा कहाँ पे गाइस, अधिकतर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में। तो अत्यंत छोटी छोटी हैं, क्या बस्तियों की बात हो रही, 40 बस्तियां हैं, कहाँ है, मालवा क्षेत्र में है और अत्यंत छोटी छोटी। तो दोस्तों हमने नब्दा टोली पढ़ लिया, हमने कायथा पढ़ लिया, आइए अब पढ़ते हैं मालवा। आइए मालवा संस्कृति। अब मालवा संस्कृति जो है अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, मतलब यहाँ की मृद भांड बहुत इंपॉर्टेंट थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की जो बस्तियां हैं वो किलाबंद हैं। किलाबंद मतलब किले के अंदर हैं, ठीक है। एक बड़ा सा किला होगा उसके अंदर बस्तियां हैं। कहाँ कहाँ, 3 जगह का नाम इसने दिया है। एमपी में कायथा, एरण और महाराष्ट्र में इनाम गांव की जो बस्तियां हैं वो किलाबंद हैं, ठीक है। अब हम देखिए एरण की बात हुई ना, कायथा, एरण और इनाम गांव, ठीक है। हम एमपी की बात कर रहे थे, तो हमने देखिए एमपी में क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले पढ़ा था नब्दा टोली, फिर हमने बात करी थी कायथा की, फिर हमने थोड़ा सा मालवा देख लिया, फिर हमने एक जगह एरण का नाम देख लिया, मतलब हमने चारों नाम देख लिए, ठीक है। मालवा में तो है सच कुछ नहीं है, फिर मृदभांड इसने कहा कि मृदभांड के लिए जाना जाता है, ठीक है। और फिर हमने देखिए किलाबंद बस्तियां 3 जगह हमने देखा, एक कायथा, एरण और इनाम गांव। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो हम अभी कहाँ कहाँ पढ़ चुके हैं, हम राजस्थान पढ़ चुके हैं, फिर हम एमपी पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के पूर्वपुरा स्थल हैं, कौन सा है, अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सारे हैं। तो ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और ये सभी जो पुरास्थल है उसको बोला गया है जौरवे संस्कृति के हैं। ये किसके हैं, जो भी महाराष्ट्र वाले हैं जौरवे संस्कृति के सारे, ठीक है। तो इसने कहा अहमदनगर में महाराष्ट्र में क्या है, जौरवे, नेवासा और दैमाबाद। और पुणे में क्या है, चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। आई होप आपको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग याद हो जाएगा। तो लिखा है अब ज्ञात 200 जौरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद, अभी हमने देखा था ना अहमदनगर में दैमाबाद, ठीक है, ये रहा। तो दैमाबाद जो है इन तब में, ठीक है, जौरवे संस्कृति में जो महाराष्ट्र की सारी उसमें जो है दैमाबाद है ना वो सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। यहाँ लगभग 20 हेक्टेयर, मतलब ये तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा, ये पूछा जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है, दैमाबाद है। ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। फिर दूसरा एक ये हमने दैमाबाद देखा, फिर है दूसरा एक नेवासा लिखा है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, दैमाबाद सबसे बड़ा है। फिर नेवासा की बात करें तो ये जौरवे संस्कृति स्थल से यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, अब नेवासा क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले, पटसन के साक्ष्य मिले। फिर महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जौरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थल में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घर के फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो महाराष्ट्र की ही बात हो रही है, नेवासा की बात करी इसने, दैमाबाद की बात करी इसने, चंदौली की बात करी जो कि पुणे जिले में है, और जो है इनामगांव भी आपका पुणे में है।
स्टार्टिंग के 2 आपके अहमदनगर में है और ये दोनों आपके कहाँ हैं, पुणे ज़िले में। अब इसने कहा कि जो इंसान मर जाता है, ठीक है, जो मृतक होते हैं उनकी जो अस्थि कलश है, ठीक है, उसमें रख कर क्या करते हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब ये हो गए नॉर्थ, ये हो गए साउथ, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या है, फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। फिर इसमें लिखा है आरंभिक जो है ताम्र पाषाण अवस्था में इनामगांव स्थल में चूल्हे सहित क्या है, बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार जो है गड्ढों वाले मकान मिले हैं। मतलब कहाँ पे, इनाम गांव की बात हो रही है, उसमें का कच्ची मिट्टी के मकान, उसमें उसके अंदर चूल्हे मिले हैं, ठीक है। अब है पश्चात की अवस्था, यानी कि 1300 से 1000 बीसी में 5 कमरों वाला मकान मिला, ठीक है। मतलब एक ऐसा घर, एक नहीं बहुत सारे ऐसे मिले घर जहाँ पे 5 कमरे होते थे, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक जो कमरा होता था वो वृत्ताकार होता था, ठीक है। अब लिखा है इनाम गांव में 100 से अधिक घर और अनेक कब्र पाई गई हैं। 100 से अधिक कब्र और 100 से अधिक घर हैं और बहुत सारी कब्र मिली हैं। ये बस्ती जो है किलाबंद है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं किलाबंद जो थी, तो उसमें इनाम गांव का भी नाम आया था, ठीक है। तो ये किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है, ठीक है। जैसे आप पहले महाराजा राजा के टाइप जगह देखते थे, तो आप जो उनका क्षेत्र होता था, या तो उसके चारों तरफ खाई होती थी कि दुश्मनों से बचा जा सके, या फिर बड़ी बड़ी दीवारें होती थी ऊंचे, मतलब अंदर पूरा का पूरा इनकी बस्ती है और बड़ी बड़ी दीवारों से बंद है, ठीक है। तो या तो किला बंद है या फिर गहरी खाइयों से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि जो सरदार हैं वो कहाँ, केंद्र स्थल में रहते हैं, मतलब रहते थे। फिर यहाँ लिखा है कि फ्रेंड्स एक्चुअली क्या करते हैं, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, बिकॉज ये जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो हम एक इसका जो सेकंड पार्ट लाएंगे, उसमें हम बाकी का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेंगे, साथ में इसके जो क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अगर हम इसमें बढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी मेहनत, मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो और अगर आपको ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जो वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है या मैं बहुत ज़्यादा ही समझा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि तो उसका थोड़ा सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वही सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक के लिए थैंक यू।